तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी यूएस पार्क में। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, ये हमारा वास्तविक संख्या का लेक्चर चल रहा है। ये तीसरा लेक्चर है जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या सिद्ध करना। ये हमारा टॉपिक है परमेय संख्या सिद्ध करना। अशांत अनावर्ती, शांत अनावर्ती क्या होता है उसको भी हम जानेंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि अशांत अनावर्ती क्या होता है, अशांत अनावर्ती क्या होता है, शांत अनावर्ती क्या होता है, परमेय संख्या को कैसे सिद्ध करते हैं इसको भी आप जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम जान लेंगे कि यहाँ पे क्या करना है। पहले अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। अपरमेय संख्या सिद्ध करना, इस टॉपिक को हम बढ़िया से जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन हम लिख दिए, सिद्ध करना है कि सिद्ध करें कि 2 रूट एक अपरमेय संख्या है। क्या है? रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो चलिए इसको हम हल करने वाले हैं, कैसे सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले बिना टाइम गवाए हम यहाँ पे लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। सिद्ध करना है कितना, रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। तो जैसे कि हम यहाँ पे हल करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करना है, जहाँ पे आपको मिले सिद्ध करना है तो सबसे पहले मान लेना है कि उसको वो क्या है, परमेय संख्या। उसको क्या मानना है, वो परमेय संख्या है। तो माना कि रूट 2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। ठीक है, माना कि रूट क्या है, माना कि रूट 2 एक परमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट 2 बराबर पी बाई क्यू मान लेंगे। परमेय संख्या तो अवश्य मानेंगे, पी बाई क्यू उसको मानेंगे। तो यहाँ पे नीचे मानेंगे क्या, रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। पी बाई क्यू इसको मान लेंगे। जहाँ क्या होगा, जहाँ पी कॉमा क्यू एक धन पूर्णांक होगा। धन पूर्णांक, पी बाई क्यू क्या होगा, एक धन पूर्णांक होगा। इसको भी हम माना यहाँ पे मान लेते हैं। ये क्या होगा, धन पूर्णांक होगा। क्या होगा, पी बाई क्यू एक धन पूर्णांक होगा। तो पी बाई क्यू धन पूर्णांक होगा तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड भी नहीं होगा। क्या होगा, इसके बीच कोई गुणनखंड भी नहीं होगा। पी बाई क्यू के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लिख लेते हैं, और पी और क्यू के, पी और क्यू के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या करना है, दोनों अब यार इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों ओर क्या करना है, वर्ग कर देना है। क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो यहाँ पे जैसे लिख देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर, किसमें दोनों ओर वर्ग करेंगे, तो रूट 2 और पी बाई क्यू में। तो रूट 2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू हो जाएगा। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर हमारा आ जाएगा 2 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करना है, हमको अब इधर से एक क्यू क्या करना है, 2 के साइड में भेज देना। क्या करना है, 2 साइड भेज देना है। तो उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 2 क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई क्यू, पी स्क्वायर बाई क्यू। तो चूंकि क्या है, पी बाई क्यू के रूप में, पी बाई क्यू में और पी क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। पी बाई क्यू नहीं, पी और क्यू के बीच क्या है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, पी स्क्वायर क्यू में भी क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, चूंकि पी कॉमा क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसीलिए पी स्क्वायर क्यू में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो पी स्क्वायर क्यू में भी क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है,
तो 2q क्या होगा, 2q एक पूर्णांक हो जाएगा, ये क्या है, एक पूर्णांक है, और ये क्या है, एक भिन्न है। 2q क्या है, एक पूर्णांक है, और q स्क्वायर पी स्क्वायर बाई q क्या है, एक क्या है यहाँ पे भिन्न है। तो अभी तक हम जानते हैं कि भिन्न और पूर्णांक आपस में बराबर तो नहीं हो सकता है, बराबर होगा, नहीं हो सकता है। तो चूंकि यहाँ पे क्या है 2q क्या है, 2q इज इक्वल टू क्या है, एक पूर्णांक है, कॉमा पी स्क्वायर q क्या है, एक भिन्न है। ये पूर्णांक हो गया और ये भिन्न हो गया। तो अभी तक हम जानते हैं पूर्णांक भिन्न के बराबर ये नहीं होगा। तो चूंकि पूर्णांक बराबर भिन्न, पूर्णांक बराबर भिन्न, ये क्या है, ये असंभव बात है, ये असंभव है, ये संभव ही नहीं है। p बराबर पूर्णांक बराबर भिन्न क्या होगा, ये असंभव है, पूर्णांक बराबर भी ये नहीं हो सकता है। तो अभी दिख रहा है क्या, ये क्या है, असंभव है। तो इसीलिए जो कि असंभव है, इसीलिए ये क्या होगा, इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 बराबर p बाई क्यू मान लेंगे, जहाँ p और q क्या है, एक धन पूर्णांक है। उसके बाद p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, p और q के बीच क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो क्या करना है, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर दो हो गए यहाँ पे। उसके बाद क्या, पी स्क्वायर क्यू, तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू को भेज दिए इधर, है ना, पूर्णांक साइड, तो यहाँ पे क्या होगा, 2q बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू हो जाएगा। चूंकि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, p और q के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो पी स्क्वायर q में भी क्या होगा, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो चूंकि यहाँ पे दिख रहा है 2q बराबर पी स्क्वायर क्यू, ये क्या है, एक तो ये पूर्णांक हो गया और ये क्या है, भिन्न है। तो अभी हम जानते हैं पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि असंभव है, इस कारण से क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगा, √2 एक अपरिमेय संख्या साबित हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया। पूर्णांक बराबर भिन्न जो कि क्या है, जो कि असंभव है, जो कि ये असंभव है, इस कारण से क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या साबित हो गया। तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे शांत अनावर्ती किसको बोलते हैं और शांत अनावर्ती किसको बोलते हैं। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीख चुके हैं अपरिमेय संख्या सिद्ध कैसे करते हैं, वो हम सीख चुके हैं। तो यदि उसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो इसके बाद हम जानेंगे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हम कैसे पहचानते हैं। इसमें दो तरीका से होता है, क्या होता है, दो तरीका से परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार पहचानते हैं। तो पहला क्या होता है, इसमें या तो शांत होता है, शांत अनावर्ती होता है, या तो अशांत अनावर्ती होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेंगे किसको, शांत अनावर्ती किसे बोलते हैं, शांत अनावर्ती, शांत अनावर्ती, ये काफी बढ़िया है, बढ़िया टॉपिक है, इसको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको बोर्ड की एग्जाम में, बिहार बोर्ड की एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे शांत अनावर्ती पहचानते कैसे हैं। तो शांत अनावर्ती कब पहचानेंगे, जब किसी भी दशमलव प्रसार, दशमलव के बाद में क्या होगा, उसमें दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या क्या होगा, दोहराते चला जाएगा। शांत अनावर्ती में क्या होता है, दशमलव के बाद कोई संख्या क्या होगा, निश्चित, यानी वो अगला संख्या हमको पता ही रहेगा कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या आने वाला है वो हमको पता ही रहेगा, दशमलव के बाद कौन कौन सी संख्या आने वाली है। तो उसको क्या बोलेंगे हम, इसको बोलेंगे शांत अनावर्ती बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। जब किसी दशमलव
दशमलव के बाद कोई निश्चित कोई निश्चित संख्या दोहराने लगती है तो वो क्या होती है, शांत अनावर्ती होती है। अनावर्ती होते हैं, यानी दशमलव के बाद क्या होगा, जैसे दशमलव के बाद जैसे कुछ भी है 0 कुछ है, जैसे 5 7 है, क्या 5 7 है, और यदि 5 7 के बाद फिर 5 7 आए, फिर 5 7 आए, फिर 5 7 आए, फिर 5 7 आए, डॉट 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 डॉट, तो ये क्या है, दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या जो दोहराते हुए आगे बढ़ रहा है, दोहराते हुए, यानी उसके बाद 5 7 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो आगे भी क्या होगा, ये 5 7 ही आएगा। तो ऐसे ऐसे दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, ये शांत अनावर्ती है। इस दशमलव प्रसार को क्या बोलेंगे, शांत अनावर्ती है। इसी तरीका से हम क्या देखेंगे, अशांत अनावर्ती में क्या होगा, तो दशमलव के बाद कोई अनिश्चित संख्या आगे आते रहेंगे, है ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं है कि वो उसके बाद 5 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा, है ना, यानी अनिश्चित कोई संख्या उसको दोहराती रहेगी, निश्चित उसमें नहीं रहेगा। तो इसमें डिफिनीशन में आ जाएगा अशांत अनावर्ती किसको बोलते हैं, आप लिख सकते हैं, जब किसी दशमलव के बाद क्या कोई अनिश्चित संख्या दोहराने लगती है, कोई अनिश्चित संख्या दोहराने लगती है तो उसको क्या बोलेंगे, अशांत अनावर्ती कहते हैं। जब किसी दशमलव के बाद कोई अनिश्चित संख्या दोहराने लगती है तो उसे क्या कहेंगे, उसे अशांत अनावर्ती कहेंगे, उसे अशांत अनावर्ती कहेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अशांत अनावर्ती किसको बोलेंगे, जब किसी दशमलव के बाद, कोई दशमलव है ना, आप जैसे 0 हो जाएगा, 1 कुछ भी हो जाएगा, यदि उसके बाद कोई संख्या अनिश्चित संख्या, यानी उसके बाद 5 आएगा 7 आएगा, इसका गारंटी नहीं है, कुछ भी आ सकता है, तो वैसी संख्या को क्या बोलेंगे, वैसी संख्या को बोलेंगे अशांत अनावर्ती ही बोलेंगे। इतना समझ में आ चुका है, समझ चुका है, तो आगे बढ़ते। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हो गया 1.5769768 डॉट डॉट डॉट, मतलब यहाँ पे हमको पता नहीं चल रहा है, जैसे 1 दशमलव के बाद क्या है, 5 है, 7 है, फिर 6 है, फिर 9 7 6 8, ये आ रहा है। या इससे दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 5.76, या उसके बाद आएगा 763 763 4, है ना, ऐसे कुछ करके आएगा तो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा, अशांत अनावर्ती होगा, और ये क्या होगा, शांत अनावर्ती होगा। इसका और तरीका है शांत अनावर्ती और अशांत अनावर्ती पहचानने का तरीका और है। तो आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप जरूर लाइक कर दीजिए। अब हम जानने वाले हैं क्या, शांत अनावर्ती और अशांत अनावर्ती पहचानेंगे, इसका और तरीका क्या होता है। तो चलिए हम अशांत अनावर्ती और शांत अनावर्ती का डिफिनेशन आपको बता चुके हैं, उसके बाद हम जानेंगे इसको पहचानने का तरीका है। पहचानने का तरीका कैसे है, तो यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में रहता है, तो यदि उसमें q का गुणनखंड क्या होगा, 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा, 5/n के पावर में रहेगा, तो क्या होगा, वो शांत अनावर्ती होगा। इतना याद रखिएगा, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे शांत अनावर्ती। उसके बाद क्या होगा, यदि कोई परमेय संख्या में p बाई क्यू के रूप में रहेगा और q का गुणनखंड क्या होगा, या तो 2 के पावर m में होगा, 2 के पावर m में होगा, या वो 5 के पावर n में होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, वह शांत अनावर्ती होगा। अशांत अनावर्ती कैसे पहचानेंगे, यदि
p बाई क्यू में q का गुणनखंड क्या होगा, ना तो वो रहेगा 2 के पावर m के रूप में, ना ही 5 के पावर n के रूप में रहेगा, वो उसके अलावा अलग रहेगा। जैसे कि हो गया 3 के पावर n, है ना, 6 के पावर n, ये इस सब में रहेगा, 7 के पावर n m, है ना। तो इस सब के पावर में रहेगा तो उसमें क्या होगा, उसको बोलेंगे अशांत अनावर्ती। जैसे लिख देते हैं यहाँ पे, इतना आप नोट कर लीजिए। यदि कोई परमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में हो और उसमें q का गुणनखंड किस रूप में होगा, q का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होगा तो वो शांत होगा। 2/m या 5 के पावर n, 2/m गुना 5 के पावर n के रूप में होगा तो क्या होगा, शांत अनावर्ती होगा। इसके अलावा या रहेगा या 2 के पावर m या क्या रहेगा 5 के पावर n के भी रूप में रहेगा, तो वो क्या होगा, शांत ही होगा। अशांत कब होगा, तो जब किसी परमेय संख्या में p बाई क्यू में q का गुणनखंड, जब q का गुणनखंड में ना तो वो 2 के पावर m के रूप में रहेगा, ना ही 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा, यानी इसके अलावा कोई दूसरा रूप में रहेगा तो क्या होगा, वो अशांत अनावर्ती होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यदि परमेय संख्या के q का गुणनखंड यदि परमेय संख्या के q का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n तथा 2 के पावर m या 5 के पावर n के अलावा दूसरे रूप में रहे तो उसे अशांत अनावर्ती कहेंगे। ये क्या है, शांत अनावर्ती में क्या होता है, वो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में होता है, या तो 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में रहता है। उसका क्या होता है, भिन्न में जो p बाई क्यू होता है तो हर का गुणनखंड, किसी भिन्न में हर का जो गुणनखंड होता है उसमें हर का जो गुणनखंड होता है वो क्या किस रूप में रहना चाहिए, तो 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहना चाहिए, तो क्या होगा, शांत अनावर्ती होगा। और यदि इसके अलावा कोई दूसरा रूप में रहेगा, जैसे 7 के पावर n, 6 के पावर n, 3 के पावर m गुना 7 के पावर n, इस रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, अशांत अनावर्ती रहेगा। इतना समझ में आ चुका है। ये परमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है और अशांत दोनों होता है, तो पहचानना है शांत अनावर्ती कैसे होता है। एक तरीका ये है कि दशमलव के बाद कोई निश्चित संख्या आए तो वो शांत अनावर्ती होगा, और अनिश्चित संख्या है तो वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती होगा। उसके अलावा यदि p बाई क्यू के रूप में रहेगा कोई भी, है ना, p बाई क्यू के रूप में रहेगा, q का गुणनखंड 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो क्या होगा, शांत होगा। इसके अलावा 2 के पावर सिर्फ m के ही रूप में रहेगा फिर भी शांत होगा, या 5 के पावर n के रूप में रहेगा फिर भी वो शांत होगा। यदि इसके अलावा कोई दूसरा रूप में रहेगा तो क्या होगा, वो अशांत अनावर्ती होगा। तो इतना तक समझ आ चुका है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए, उसके बाद आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए, हम आवर्त और अनावर्त हम पढ़ लिए हुए हैं, सिद्ध करना भी हम परमेय संख्या को सीख लिए हुए हैं।
तो इस पर हम अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या कि दशमलव प्रसार को क्या करना, दशमलव अनावर्त को किस में करना है, p/q के रूप में परिवर्तित करना है, ये हम सीखना जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अवर्त दशमलव को परम संख्या p/q के रूप में लिखना है। ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि p/q के रूप में किसको लिखना है, अवर्त दशमलव को। अवर्त दशमलव 0.3 के पावर 2 पे क्या है, रैंकिंग है ना, अवर्तांक 2 पे है, ठीक है। तो इसको हमको चेंज करना है। तो इसके लिए हम आपके लिए एक फार्मूला लेकर आए हैं, जिसको हम लिख दिए हैं यहाँ पे। अंकों को उसी क्रम में लिखना है। क्या करना है, अंकों को उसी क्रम में लिखना है। फिर उसमें से घटाना क्या है, उसमें से घटाना है आवर्तांक के पहले की संख्या, जिसपे रैंकिंग लगा रहेगा उससे पहले की संख्या जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसी प्रकार से क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि संख्या को उसी क्रम में लिखना है, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 और 2, ये कितना हो गया 32। फिर हमको क्या करना है, घटाना है। ध्यान से इसको समझिएगा, है ना। 32 से इसमें से घटाना क्या है, आवर्तांक के पहले की संख्या, आवर्तांक के पहले की संख्या। तो आवर्तांक कौन है, जिसपे रैंकिंग लगा रहेगा वो आवर्तांक हो गया। इससे पहले की संख्या क्या है, तो 3 है। क्या हो गया, 3 है। इतना समझ में आ गया। और उसके बाद नीचे भाग किससे देना है, तो दशमलव 10 के पावर दशमलव के बाद अंकों की संख्या, बाद की संख्या। तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, दशमलव के बाद की संख्या कितना है, तो 2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, 10 के पावर 2। फिर घटाना क्या है, 10 के पावर क्या घटाना है, तो दशमलव के बाद जो अनावर्त अंक होगी, जितने अनावर्त अंक होगा उसका हम संख्या यहाँ पे लिखेंगे 10 के पावर में। तो अनावर्त कौन है, तो ये अवर्तांक हो गया, जिसपे रैंकिंग नहीं लगा होगा उसको क्या बोलेंगे, अनावर्त बोलेंगे। तो उसको उसकी संख्या कितनी है, यहाँ पे 1 है। कितनी है, 1 है। यहाँ पे हो गया दशमलव के बाद अंकों की संख्या, ये 2 हो गया, तो 2 लिखे हैं। फिर क्या होगा, दशमलव के बाद जिसपे रैंकिंग लगा नहीं रहेगा उसकी संख्या कितनी है, तो 1 है, इसको घटा देना है। इस हिसाब से आगे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 32 में से 3 घटा देंगे तो 29 हो जाएगा। बट्टा में कितना हो जाएगा, 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, माइनस में कितना हो जाएगा 10, बराबर में हो जाएगा 29 बट्टा कितना 90। ठीक है, 29 बट्टा 90, ये p/q के रूप में आ गया, p/q के रूप में आ गया। फिर इसी फार्मूला पे एक और हम सवाल यहाँ पे आया, इसको हम बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3.12 पर दोनों पे रैंकिंग है, ठीक है, दोनों पे क्या है, रैंकिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, संख्या को उसी रूप में लिखना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 312 हो जाएगा, उसी रूप में लिखे तो 312 हो गया। फिर क्या करना है, घटाना कितना है, आवर्तांक के पहले की संख्या। आवर्तांक कौन है, 12, दोनों पे है, मतलब दोनों संख्या पे ये दशमलव लगा हुआ है, तो उससे पहले की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 3 है। कितना है, 3 है, तो 3 घटा देंगे। फिर भाग किस में देना है, भाग देना 10 के पावर में कितना लिखना है, तो दशमलव के बाद अंकों की संख्या कितना है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या यहाँ पे 2 है, तो 2 से गुना करेंगे ऊपर पावर, है ना, स्क्वायर करेंगे। फिर माइनस इसमें से कितना करना है, तो दशमलव के बाद 10 के पावर में कितना, दशमलव के बाद जो अनावर्त संख्या होगा, अनावर्त संख्या कितना है, तो इसमें एक भी नहीं है, दोनों क्या है, अवर्तांक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0 हो जाएगा। इतना समझ में आ चुका है। पहले संख्या को उसी क्रम में लिखे हैं, संख्या को उसी क्रम में लिख चुके हैं। उसके बाद क्या किया, उसमें से घटाया है जो अनावर्त, प्रथम अवर्तांक के पहले की संख्या, प्रथम अवर्तांक के मतलब कि ये दोनों अवर्तांक लगा हुआ है, तो इससे पहले की संख्या जो है वो 3 है। उसके बाद भाग दिए किससे, तो 10 के पावर दशमलव के बाद के अंकों की संख्या से किस में भाग दिए, तो 10 के स्क्वायर से भाग दिए, 2 है तो 2 लिख दिया। उसके बाद क्या हुआ, दशमलव के बाद जो अनावर्त संख्या है उसकी संख्या 10 के पावर में लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा 9, 309 बट्टे में कितना हो जाएगा, 10 के स्क्वायर 100 हो जाएगा, और माइनस में कितना, 10 के पावर 0 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा कितना, 309 बट्टा में कितना 99, और इसको काट सकते हैं 9 से, 9 3 27, 3 से इसको काट दीजिए, 3 तिहाई 9, 3 से काटेंगे तो कितना होगा, 3 एकम 3, 0 3 तिहाई 9, 103 बट्टा 3। अच्छा ये 99 है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 33, ये कितना हो जाएगा 33, 103 बट्टा 33 इसका आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है।
यदि इतना क्लियर हो चुका है तो इस वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर में इससे ज़्यादा नहीं है। आप यदि इतना कवर कर चुके हैं तो इसको आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसके बाद हम आगे होगा बीजगणित पढ़ेंगे। बीजगणित तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि अभी से आगे तक प्रत्येक क्लास आपको सबसे पहले मिलने वाला है। तो अभी से जो भी मैथ का क्लास होगा सबसे पहले आपके पास मिलेगा, है ना। ये क्लास बिल्कुल फ्री है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। बैक टू बैक आपको प्रत्येक लेसन का थ्योरी आपको मिल जाएगा। तो आप फिर से कह रहा हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।